रिवीजन करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 है ये बिजनेस स्टडी का। देखो चैप्टर नंबर 2 के अंदर में सबसे पहले तो हम लोग को पढ़ना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर का नाम है ना। यहाँ पे इस टर्म्स के बारे में सीखेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल में पहले प्रिंसिपल का मतलब समझते, उसके बाद किसी और टर्म पे आएंगे। देखो अगर प्रिंसिपल का बात करें तो प्रिंसिपल का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ा बैक चले जाते हैं। तो देखो अगर जनरली हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल का, PLE वाला, PAL वाला नहीं है ना। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत मतलब वो चीज़ जो हम लोग को गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल हम लोग साइंस का पढ़े हुए बहुत सारा, वैसे ही बहुत सारे प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का, मतलब जो ये हेल्प करते हैं कि बिजनेस को मैनेज अच्छे तरीके से कैसे करना है। तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ऑल दोज प्रिंसिपल विच हेल्प्स द मैनेजर टू टेक द डिसीजन। वो सारा प्रिंसिपल जो कि मैनेजर को मदद करता है क्या करने में? डिसीजन लेने में। उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। चलो अब इस चैप्टर में चले आते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द स्टेटमेंट। So management principle are the statement of fundamental truth which acts as the गाइडलाइंस। ये क्या करता है? गाइडलाइन का काम करेगा फॉर टेकिंग मैनेजमेंट एक्शन एंड डिसीजन। मतलब मैनेजर को एक्शन या डिसीजन लेने में ये क्या करेगा? गाइडलाइंस का काम करता है। क्या? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। अब थोड़ा ध्यान देना, जो हम लोग दो प्रिंसिपल होता है, एक होता है साइंस का और एक किसका होता है? मैनेजमेंट का। बट हम लोग साइंस का नहीं पढ़ने वाले, हम लोग किसका पढ़ेंगे? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। दोनों थोड़ा सा अलग होता है। साइंस का प्रिंसिपल फिक्स है, ये कभी नहीं बदलता है, बट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बदलते रहता है। रीज़न ये है कि मैनेजमेंट हम लोग करते किसका है? वर्कर का, यानी कि इंसानों का। और इंसान हमेशा बदलते रहता है, तो इसका प्रिंसिपल भी क्या होगा? ऑलवेज नहीं बदलता। इसका प्रिंसिपल भी ऑलवेज क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का फीचर। देखो फीचर होता है क्या? सबसे पहले जैसे फीचर्स, है ना। फीचर्स, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का फीचर क्या होता है? दिमाग में रखोगे कि मैनेजमेंट का सिद्धांत है, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है ना, यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। कहने का मतलब इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो, इंडिया के बाहर जाओगे वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तुमको अंतरिक्ष में भेज देंगे वहाँ भी अप्लाई कर, तो यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। लेकिन अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा बदल के, है ना, थोड़ा सा चेंज करके। हर जगह सेम तरीके से ये अप्लाई नहीं होता है। तो ये क्या होता है? सबसे पहला यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पूरा वर्ल्ड वाइड अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये जनरल गाइडलाइंस होता है। क्या होता है? कुछ नहीं, गाइडलाइंस देता है कि भाई ऐसे काम को करोगे ना तो तुम्हारा काम क्या होगा? सही तरीके से होगा। एक तरीके का गाइड, जैसे कि फोन को यूज करने का मैनुअल गाइड आता है ना, तो वैसे ये प्रिंसिपल भी होता है जो मदद करता है तुमको कि हाँ ऐसे काम को करोगे तो तुम्हारा काम क्या होगा? अच्छे तरीके से होगा। अगला है इवोल्यूशनरी फ्रेम्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो कोई भी सिद्धांत बनता कैसे? प्रैक्टिस कर करके। जैसे हम बोल दिए कि वर्कर को अगर काम करवाना है तो वर्कर को लालच दो, क्या करो? मोटिवेट करो तो काम ज़्यादा करेगा। तो कैसे पता चला? कोई ना कोई तो इसको गौर किया होगा ना कि उसको लालच देने से काम क्या करता है? ज़्यादा करता है। तो ये क्या होता है? ये बना कैसे? एक्सपेरिमेंट से। कैसे? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, बार बार ये चीज़ होता है, तो उसी को क्या बना दिया गया? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। क्या है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होने का मतलब क्या होता है? जैसे समय गुजरेगा वैसे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी क्या होगा? बदलेगा। क्या होगा? चेंज होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। आज कुछ और कहते हैं हम, लेकिन कुछ साल बाद हम कुछ और कहेंगे कि ऐसे मैनेज करो तो और बेटर होगा। क्योंकि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, जमाना बदल रहा है, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी क्या होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। तो ये फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बिहेवियरल नेचर होता है। क्या होता है? नेचर में बिहेवियरल। क्यों कहते हैं इस चीज़ को? क्योंकि देखो कर तो रहे ह्यूमन के ऊपर ना, तो ये प्रिंसिपल जितना भी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो अप्लाई किस पे करना है? इंसानों पे। और इंसान का
क्या होता है, बिहेवियरल होता है, इसका बिहेवियर बदलते रहता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी क्या होता है, बिहेवियरल होता है। क्यों? क्योंकि इसको अप्लाई किस पे करते हैं, ह्यूमन बीइंग पे। किस पे? ह्यूमन, इसलिए इसको बिहेवियरल भी कहा जाता है। अच्छा, ये कॉज एंड इफेक्ट होता है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट। देखो कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, साइंस से समझाए तो 2+2 ये क्या हो गया, कॉज। इसका इफेक्ट क्या होता है, 4। या फिर अगर हीट ज़्यादा होगा, हीट अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा। तो हीट का ज़्यादा होना क्या है, कॉज है, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी ऐसा ही होता है, इसमें कॉज और इफेक्ट होता है। क्या होता है, कुछ कारण होता है और कुछ उसका इफेक्ट होता है ना। इसके अंदर भी क्या होगा, कॉज और इफेक्ट। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में क्या पाया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट्स पाया जाता है। अच्छा, कंटिंजेंट होता है, हम तुमको कुछ सिद्धांत दे देंगे कि ये सिद्धांत का यूज़ करो, तुम्हारा फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, बेस्ट दे के काम करेगा, 100% दे के काम करेगा। क्या ये पूरा 100% करेक्ट है? ये प्रिंसिपल 100% काम नहीं करेगा, ये 85%, 50%, 40% मैंने श्योर नहीं है, काम कर भी सकता है और काम नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है अप्लाई करने वाले के ऊपर। ठीक है, चलो आगे में देखते हैं हम लोग। जरूरी क्यों होता है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, माने वर्कर्स को मैनेज करने के लिए जो प्रिंसिपल या सिद्धांत बनाया गया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब दिमाग में रख लो, गाइडलाइन या एक तरीके का किताब है। क्या है, किताब, जिसमें लिखा गया है कि वर्कर्स को कैसे मैनेज करें। तो इस किताब का फीचर्स समझ लो, इस किताब का, सॉरी फीचर्स नहीं, हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोवाइड्स मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर को पहले ही बता देगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? ये गाइडलाइन मैनेजर को पहले ही बता देगा कि आज तुम यहाँ हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो पता चल जाएगा इस प्रिंसिपल से, है ना। कि आज तुम ऐसा करोगे तो कल उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, वो इस प्रिंसिपल में, फिलहाल हम बुक करके समझाए, बट है ये प्रिंसिपल, सिद्धांत है, कुछ रूल्स लिखे गए। इस रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तुम्हारे आज के ऊपर डिपेंड करेगा। प्लस इस सिद्धांत को फॉलो करके मेरे पास जो भी रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिसोर्स का मतलब क्या। जैसे मान लो अगर तुमको चाय बनाना है, क्या बनाना है, चाय। तो चाय बनाने के लिए तुमको मिल्क चाहिए, प्लस वाटर चाहिए, प्लस टी लीफ चाहिए, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ चाहिए। तो इससे आउटपुट क्या बनता है, चाय। तो इसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स। क्या कहते हैं, रिसोर्स। तो इन रिसोर्स का बेस्ट यूज तभी होगा जब तुमको प्रिंसिपल का नॉलेज होगा। किसका, प्रिंसिपल। रूल्स तो पता हो तब ना। जैसे घर बनाना है और तुम ईंट छोड़ करके तुम प्लास्टिक खरीद रहे हो तो घर बनेगा नहीं। तो तुम्हारे पास रूल्स क्या क्या रिसोर्स चाहिए वो तो पता होना चाहिए, प्लस उस रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन तभी कर पाओगे जब क्या होगा, तुम्हारे पास इस प्रिंसिपल का नॉलेज होगा। पहले तो बेसिक नॉलेज चाहिए ना। ठीक है, अगला आता है साइंटिफिक डिसीजन। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, गौर करना, इस बुक में दिए गए ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, हम बुक फिर से यहाँ पे बनाएंगे। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो तुम्हारा लिए जाने वाला सारा का सारा जो डिसीजंस होगा, तुम्हारे लिए जाने वाले सारे के सारे जो डिसीजंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ, जो प्रिंसिपल्स है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट। जो भी डिसीजन होगा साइंटिफिक होगा। क्या होगा, साइंटिफिक। बोलो, जो भी डिसीजन होगा वो क्या होगा, साइंटिफिक होगा। क्या होगा, साइंटिफिक। चलो अब समझते हैं मैनेजमेंट का दूसरा काम क्या है, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मतलब समझ रहे हो, अगर फ्यूचर में कुछ बदलाव हुआ तो ये प्रिंसिपल को फॉलो करके तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। मतलब क्या, अगर मान लो फ्यूचर में तुमको इस प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज है। कैसा नॉलेज है, समझो कि अगर वर्कर से ज़्यादा काम करवाएंगे तो क्या, कैसे करवाएंगे, वर्कर से कम काम करवाना है तो कैसे करवाना है ना। वर्कर्स को मोटिवेट करना है तो कैसे मोटिवेट करना है, या फिर अगर तुमको सामान का क्वालिटी एकदम हाई चाहिए तो कैसे चाहिए। तो फ्यूचर में अगर मान लो एकदम हाई क्वालिटी का सामान बनाना है तो तुमको उसके लिए प्रिंसिपल का नॉलेज चाहिए ना। तो ये प्रिंसिपल क्या मदद कर रहा है, तुमको ये बताएगा कि फ्यूचर का अगर कोई ज़रूरत है तो उसको भी तुम इस प्रिंसिपल को फॉलो करके पूरा कर सकते हो, है ना। उसके अलावा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल।
अब देखो ये पूरा का पूरा बिजनेस है और ये तुम हो, और तुम चाहते हो बिजनेस को अच्छे तरीके से क्या कर लो, कंट्रोल कर लो। अब कंट्रोल करने के लिए तुमको कुछ रूल्स का जानकारी तो होना चाहिए। रूल्स का जानकारी मतलब मैनेजमेंट का क्या, प्रिंसिपल। जब तक ये प्रिंसिपल्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक क्या तुम बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे? तो अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए देयर इज नीड ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉलेज। जैसे कि फ़ोन चलाना है, अगर ज़िंदगी में पहली बार फ़ोन तुमको दिया गया, तुमको कुछ नॉलेज नहीं है, ऑन भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऑन कैसे, पहले क्या वो मैनुअल गाइड पढ़ लो तब ना ऑन कर पाओगे। अगर ज़िंदगी में पहली बार फ़ोन चला रहे हो तब होता है ऑब्वियसली। तो ये मैनुअल्स ही तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल क्या मदद करेगा तुमको, इस रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करने में भी हेल्प करेगा, प्लस इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर कभी प्रॉब्लम आ गया ऑब्वियसली सॉल्व कर सकते हो ना इस गाइडलाइंस को यूज़ करके, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ये जो प्रिंसिपल है फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व को पूरा करता है। साथ ही साथ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, अगर ये प्रिंसिपल में दिया गया है कि कौन से वर्कर्स को ट्रेनिंग का ज़रूरत है, अगर किसी वर्कर्स को ट्रेनिंग का ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इसके रिगार्डिंग में रूल्स वगैरह जो है वो सब कुछ कहाँ पे दिया गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज़ को देख ले अपने यहाँ से यहाँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ये बेसिक गाइडलाइंस है, फंडामेंटल ट्रूथ है जो मैनेजर को हेल्प करता है क्या लेने में, डिसीजन लेने में। फीचर्स में क्या बोले कि पूरा वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, मतलब इसका वैलिडिटी क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी इसका होता है। प्लस ये जनरल गाइडलाइंस देता है, क्या देता है, माने तुमको एक रास्ता दिखा देगा, ऐसे काम को करो तो काम तुम्हारा सही तरीके से होगा। प्लस इवोल्यूशनरी रिफॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ये बनता कैसे है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से बनता है, ऐसे नहीं। फ्लैक्सिबल होता है, टाइम के साथ बदल जाएगा, बिहेवियर होता है क्योंकि ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करते हैं, है ना। ये इस पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ कॉज होगा 2+2 उसका इफेक्ट क्या होगा 4। मेरे को पता है कि ये कॉज होगा तो इसका ये इफेक्ट होगा। जैसे कि इंडिया में पता है वर्कर को एक थप्पड़ मारेंगे तो चुपचाप सुन लेगा, काम थोड़ा ठीक से करेगा, तो ये कॉज हो गया और उसका क्या इफेक्ट है, मोटिवेट करने का एक तरीका। उसके बाद अगर बात करें कंटिंजेंट का, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि काम हो जाएगा ना, ये है कि तुम ऐसे अप्लाई करो तो काम होने का चांसेस है, बट नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। रेडीमेड सॉल्यूशन में ये मत समझना इसमें लिखा हुआ है तुम पढ़ के अप्लाई कर लिया तो वही होगा इफेक्ट, नो, चांसेस है। क्यों, क्योंकि इसको अप्लाई तो इंसान के ऊपर कर रहे हैं और इंसान का नेचर क्या हो रहा है, बदलता जाएगा जितना, तो ऑब्वियसली ये भी तो बदलेगा। इसका इंपॉर्टेंस का बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंस देखें, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है ना, ये मैनेजर को फ्यूचर देखने में मदद करना, हाँ या ना, प्रोवाइड्स मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, क्या होने वाला आउटकम फ्यूचर का वो बताएगा। अपने रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, रिसोर्स को यूटिलाइज मैंने, अगर वर्कर है वो भी तुम्हारे लिए रिसोर्स है, मटेरियल है वो भी रिसोर्स है, इनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो इफ़ देयर इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करके डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन भी क्या होगा, पूरा का पूरा साइंटिफिक मतलब लॉजिकल डिसीजन होगा, और बिजनेस के चेंजिंग रिक्वायरमेंट को भी तुम पूरा कर सकते हो, हाँ या ना। कल फ्यूचर अगर बदलेगा तो उसके हिसाब से तुम क्या कर सकते हो, बिजनेस को भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए तुमको जनरल गाइडलाइन चाहिए। प्लस बिजनेस को अच्छे तरीके से कंट्रोल भी तो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास गाइडलाइंस है, कुछ भी इधर उधर होगा तुम आराम से कंट्रोल कर लोगे। प्लस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए भी ये जरूरी है, और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए भी जरूरी है। देखो चैप्टर 2 का हम लोग ऑलरेडी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर और सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं, जितना भी एग्जांपल। अब आते हैं हेनरी फ्योल्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले याद रखना हेनरी फ्योल्स को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, है ना, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब इनके द्वारा 14 प्रिंसिपल्स दिया गया, इन 14 प्रिंसिपल्स को समझना है। प्रिंसिपल्स क्या है, ये प्रिंसिपल हेल्प करता है मैनेजर को डिसीजन लेने में, ठीक है। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स है वो समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, ये प्रिंसिपल कहता है कि पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग वर्कर को
काम का एक एक पार्ट असाइन करना ताकि काम जल्दी भी हो और काम एफिशिएंटली भी हो जाए, ठीक है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क क्या कहता है, डिवीज़न ऑफ वर्क में बोला गया है डिवाइडिंग द होल वर्क इनटू द स्मॉल सेगमेंट टू गेट स्पेशलाइजेशन। इसमें कहा जाता है पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि स्पेशलाइजेशन आए। स्पेशलाइजेशन आए का मतलब क्या हुआ, ये वर्कर एक्स को दे दिए काम, वाई को, जेड को, और ये वर्कर ए को। तो इससे क्या होगा, एक्स यही वाला काम बार बार करेगा तो वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, माहिर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल मैनेजमेंट का क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरे वाले प्रिंसिपल का नाम है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले जानते हैं ऑथोरिटी का मतलब क्या। ऑथोरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने का अधिकार या पावर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है काम करने का दायित्व। ऐसे समझ लो कि हम तुमको एक काम दिए कि तुमको डेकोरेट करना है, तुमको बिजनेस को क्या करना है, डेकोरेट करना है। ये तुम्हारे लिए क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए तुमको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा दे दिए, दैट इज कॉल्ड ऑथोरिटी, ठीक है। तो याद रखना, तुमको दिया जाने वाला काम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुमको दिया जाने वाला पावर, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, बैलेंस। अगर 1 लाख का बजट है डेकोरेशन का तो तुमको 1 लाख ही देना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा देंगे तो पैसे का मिसयूज होगा और कम देंगे तो काम ही कंप्लीट नहीं होगा। सो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देयर मस्ट बी अ मैच और बैलेंस बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मस्ट, है ना। मतलब इस ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस, यानी कि इक्वलिटी का होना जरूरी है, ठीक है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल क्या आता है, डिसिप्लिन। अब देखो डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है काम को सही तरीके से, ठीक है, करना, ठीक है। या फिर बिजनेस में डिसिप्लिन को बना कर रखना। डिसिप्लिन बनाने का मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में काम करने वाले हर वर्कर के लिए सेम टू सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट विच इज डायरेक्टेड एट अचीविंग ओबीडियंस, अप्लाइंग फुल एनर्जी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में डिसिप्लिन का होना जरूरी है, मतलब जो रूल्स है वो सबके लिए होना चाहिए, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड ये प्रिंसिपल कहता है कि एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से मिलना चाहिए, ठीक है। सो ऑर्डर और कमांड फ्रॉम अ सिंगल बॉस, एक वर्कर का एक ही बॉस होना चाहिए, ये इस प्रिंसिपल में कहा गया है। अगला प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक ग्रुप ऑफ वर्कर है तो इनका गोल या ऑब्जेक्टिव जो है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो ही बिजनेस जो है अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। अगर सबका ग्रुप ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा तो यहाँ पे काम को कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। जितना भी वर्कर्स है ना उनका एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ग्रुप का कितना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक, ठीक है। अच्छा, अगला है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसको ऐसे समझते हैं कि बिजनेसेस में याद रखना जितना भी वर्कर्स होता है, ठीक है, वर्कर, अब ये बिजनेस के अलग अलग वर्कर है और ये है बिजनेस। तो वर्कर का मेन पर्पस क्या है, बिजनेस में से ज़्यादा क्या लेना, सैलरी या वेजेस लेना। बट बिजनेस क्या चाहता है कि बिजनेस को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ज़्यादा वेजेस मिलेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वर्कर को वेजेस क्या मिलेगा, कम। तो इस प्रिंसिपल में कहा जाता है कि देखो हर बिजनेस में 2 ग्रुप्स होता है, एक होता है एम्प्लॉयर का और एक होता है एम्प्लॉई का, है ना। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल। एक बैलेंस होना चाहिए किसके बीच, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव में और इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव में। मतलब कैसा समझो कि मान लो बिजनेस चाहता है प्रॉफिट और वर्कर क्या चाहता है, सैलरी। तो
ठीक है। तो बिजनेस क्या चाहता है? प्रॉफिट। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? एक दूसरे से ऑपोजिट है, यानी कि उल्टा है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर वर्कर्स को मैनेज करना है तो वर्कर्स को ये कहा जाए कि वर्कर्स क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि वर्कर्स को सैलरी भी क्या मिले? ज़्यादा, और बिजनेस का प्रॉफिट भी क्या हो? ज़्यादा हो। देखो अगला प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल। ये हम लोग पढ़े अभी। मतलब वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव को और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्या कर देना चाहिए? मैच, यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के ऑब्जेक्टिव के बीच में। अगला प्रिंसिपल है रेमुनरेशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर बिजनेस में वर्कर से काम करवा रहे हैं अच्छे तरीके से, अगर चाहते हो कि वर्कर अपना 100% दे करके काम को करे, तो वर्कर को जो सैलरी या वेजेस मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फेयर। ठीक है, सो फेयर और एडिक्वेट वेजेस टू द वर्कर। ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को जो वेजेस मिलना चाहिए वो प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए, जितना का वो हकदार है। अगला प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में, पहले मीनिंग समझ लो, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। अगर बिजनेस का सारा डिसीजन मेकिंग पावर एक जन के पास है तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वहीं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अगर बिजनेस का डिसीजन मेकिंग पावर सभी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर इन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि बिजनेस में ना तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस। अगर छोटा बिजनेस है तो सेंट्रलाइजेशन भी चलेगा। सो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एट द डिफरेंट लेवल। अगला प्रिंसिपल है स्केलर चेन। अब सबसे पहले समझते हैं स्केलर चेन क्या होता है। देखो स्केलर चेन इस तरीके से बनता है बिजनेस में। इस चेन को ही हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर चेन। ये चेन क्या है? चेन ऑफ ऑथोरिटी या चेन ऑफ कमांड, जो कि फॉलो होता है एक स्पेसिफिक रेंज में। यहाँ पे मान लो अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, यहाँ डी, ई और एफ। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ए जो है डी को देना चाहता है तो वो इंफॉर्मेशन पास होगा किसके थ्रू? बी, सी, ओ और फिर डी। इसी चेन को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर चेन। स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ कमांड रैंकिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो ऊपर से नीचे में क्या करता है? फ्लो करता है। इसको कहते हैं हम लोग स्केलर चेन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है स्केलर चेन में, जिसको हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। ठीक है, इस नाम को याद रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। अब ये गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक स्केलर चेन का एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू दो वर्कर जो कि सेम लेवल पे काम करता है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकता है इमरजेंसी इंफॉर्मेशन को। इसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं। ठीक है, तो गैंग प्लैंक क्या है? स्केलर चेन का एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू दो वर्कर जो कि सेम लेवल पे काम करता है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे स्केलर चेन में क्या लिखा गया है? बोला गया है लाइन ऑफ ऑथोरिटी टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन क्या होता है? ये ऑथोरिटी का लाइन है जो कि बिजनेस में क्या किया जाता है? फॉलो किया जाता है। देखो फ्यूल का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फ्यूल कहते हैं कि बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए हर सामान ऑर्डरली होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जिस सामान को, जिस टूल को जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे जैसे हो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा? किसी दूसरे वर्कर को वो टूल ढूंढने में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, या फिर अगर मैनेजर का कोई कैबिन है तो मैनेजर कहाँ मिलना चाहिए? कैबिन में, है ना, अदरवाइज मैनेजर को ढूंढना पड़ेगा। सो ऑर्डरली का मतलब होता है कि बिजनेस में चाहे वो टूल का बात हो, चाहे किसी इंसान का बात हो, वो अपना प्रॉपर जगह पे होना चाहिए ताकि ढूंढने से वो आसानी से मिल जाए। सो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डरली प्लेसमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रिंसिपल कहता है इक्विटी। 11 नंबर प्रिंसिपल है। मतलब क्या है? इक्विटी वाला प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस के अंदर में
जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन सभी के साथ समान बिहेव करना चाहिए। ठीक है, समान बिहेव करने का मतलब ये नहीं कि सबको समान वेजेस देना। समान बिहेव करने का मतलब अगर कुछ रूल्स है तो वो रूल्स जो भी होगा किसके लिए होगा, सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट टू द वर्कर। वर्कर को क्या मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट। अगला फ्यूल का प्रिंसिपल कहता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। अगर तुम चाहते हो कि बिजनेस में आने वाला वर्कर या जो बिजनेस का वर्कर है वो अपना 100% दे करके काम को करे, तो उसके टेन्योर को, इसके जॉब पीरियड को क्या कर देना चाहिए, फिक्स्ड, कि ठीक है तुम्हारा जॉब 60 साल तक फिक्स है। तो इससे क्या होगा, वर्कर ज़्यादा मोटिवेट होगा। ठीक है, सो अवॉइड फ्रीक्वेंट टर्नओवर एंड रोटेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को फैक्ट्री से जल्दी नहीं निकालना चाहिए। अगर फैक्ट्री ज्वाइन कर लिया तो उससे पूरा का पूरा काम करवाना चाहिए। अगर फ्रिक्वेंटली उसको फैक्ट्री से हटा दोगे ना तो नया वर्कर आएगा, फिर से क्या देना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स। ठीक है, अगला प्रिंसिपल का नाम है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में होने वाला जो या फिर बिजनेस का जो भी वर्कर है ना, उसको इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपना काम खुद से करना स्टार्ट कर दे। माने इनिशिएटिव का मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। सो इनिशिएटिव वाला प्रिंसिपल कहता है कि अगर बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना है देन इनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू गिव सजेशन। वर्कर को इनकरेज करना कि वो लोग भी क्या करें, सजेशन दे। और लास्ट प्रिंसिपल का नाम है स्पिरिट दे कॉर्प्स। ठीक है, देखो स्पिरिट दे कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में जो है ना, देयर मस्ट बी अ टीम स्पिरिट, देयर मस्ट बी अ टीम स्पिरिट इन द बिजनेस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, टेलर का। अब मेरिक का समझ गए, मेरिक का 14 प्रिंसिपल था। ठीक है, अब आते हैं टेलर का। तो टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस चीज़ को याद रखना है, टेलर इज नॉन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल क्या है वो चीज़ समझते पहले हम लोग। देखो, टेलर पॉपुलरली नॉन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड वेरियस साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक टेक्निक। हिज साइंटिफिक प्रिंसिपल आर, देखो टेलर के द्वारा टोटल 4 प्रिंसिपल्स दिया गया था बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस प्रिंसिपल में ऐसा बोला गया है कि अगर बिजनेस में कोई भी काम को करना है तो उसको सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास्ट में जो काम कर रहे थे वही वाला काम आज भी हम करें। सो देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, देयर मस्ट बी थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सो साइंटिफिक अप्रोच टू एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। बिजनेस में किसी भी चीज़ को मैनेज करना है तो वहाँ पे अगर सोचना है तो कैसे सोचना पड़ेगा, साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रिंसिपल कहता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखो, इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि अगर बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स में देखो काम करने वाले वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब क्या होता है, शांति होना चाहिए। शांति मतलब कि एक दूसरे के साथ जैसे वो लोग मिलजुल करके काम को करें, अदरवाइज बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगा। सो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला प्रिंसिपल कहता है वर्किंग विथ टीम स्पिरिट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में जो भी वर्कर है वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि पूरे के पूरे टीम के बारे में सोचे। ठीक है, सो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क विथ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल गिव एंड टेक पॉलिसी। मतलब वर्कर और मैनेजर, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को मिलजुल करके काम को करना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन वर्जन है, मैंने डेवलप्ड वर्जन है। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। फ्यूल का लास्ट प्रिंसिपल टेलर का लास्ट प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर को डेवलप करो उसके 100% तक। 100% का मतलब क्या होता है, जितना वो मैक्सिमम उसका कैपेसिटी है ना, उसके मैक्सिमम कैपेसिटी तक वर्कर को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए।
बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि वर्कर को ट्रेनिंग देना चाहिए, वो फ्यूल की किस प्रिंसिपल में बोला गया है। तो याद रखना लास्ट वाला प्रिंसिपल नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, अब देखो टेलर के 4 प्रिंसिपल जो दिया गया है, इसके अलावा टेलर के द्वारा कुछ कुछ टेक्निक्स दिया गया है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, है ना। टेलर बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स दिए, कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करके हम लोग अच्छे तरीके से बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। पहला टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या नाम है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। इस प्रिंसिपल के तहत टेलर कहते हैं कि पूरे बिजनेस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 जन को रखो और ऑपरेशनल में कितना रखो? 4। इन चारों का काम होगा प्लानिंग करना और इन चारों का काम होगा काम को एग्जीक्यूट करना। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या जाओ ना रे भाई। हाँ, तो देखो अगला प्रिंसिपल का नाम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। नाम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइजेशन वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस में जो भी सामान बने वहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए। अगला प्रिंसिपल कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, देखो इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल कहता है कटिंग डाउन अननेसेसरी डायमेंशंस एंड वेराइटीज ऑफ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस में अगर कोई ऐसा काम है, पहले वर्क का स्टडी करना चाहिए। वर्क का स्टडी का मतलब बिजनेस का, अगर ये सपोज करो पूरा लेंदी यहाँ से लेके यहाँ तक काम है, प्रिंसिपल का नाम क्या है? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मान लो अगर ये बिजनेस का पूरा यहाँ से यहाँ तक काम है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क वाला जो टेक्निक है वो कहता है कि इसके अंदर अगर कोई अननेसेसरी एक्टिविटी है तो उस अननेसेसरी एक्टिविटी को क्या कर देना? कट कर देना, यहाँ से रिमूव कर देना, ताकि काम क्या हो जाए? पूरा का पूरा सिंपल हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वर्कर यहाँ पे काम करता है, उसका टूल बॉक्स इतना दूर में रखा हुआ है, तो बार बार जाता है टूल ले करके फिर यहाँ पे काम को करता है। ठीक है, तो चाहिए कि इस टूल बॉक्स को क्या करो? वर्कर के सामने रख दो, ताकि इसको टूल लेने में जो टाइम वेस्टेज हो रहा था वो क्या हो? आपसे ना हो। तो ये प्रिंसिपल कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, सो कटिंग डाउन अननेसेसरी डायमेंशंस एंड वैरायटी ऑफ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अगले वाले प्रिंसिपल का नाम है फैटिग स्टडी। देखो टेलर कहते हैं कि अगर वर्कर्स को मोटिवेट करना है या वर्कर्स का 100% काम लेना है तो फैटिग स्टडी का करना जरूरी है। फैटिग स्टडी क्या होता है? वर्कर हर समय क्या एक ही एफिशिएंसी पे काम कर सकता है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस एफिशिएंसी पे काम करेगा फिर एफिशिएंसी लेवल क्या होगा? डाउन। फिर काम को करेगा फिर डाउन, फिर काम को करेगा फिर डाउन, मैंने कंटिन्यू काम करता जाएगा तो उसका एफिशिएंसी लेवल क्या होगा? डाउन होते जाएगा। तो फैटिग स्टडी कहता है कि फिक्स कर दो कि वर्कर कितना देर काम करेगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर एफिशिएंसी आएगा, फिर कितना देर काम करेगा, फिर रेस्ट करेगा। ठीक है, ऐसे तो इससे क्या होगा? काम ज़्यादा होगा। सो फैटिग स्टडी का मतलब क्या होता है? टेक्निक कंडक्टेड टू फिक्स अप द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ रेस्ट इंटरवल। फैटिग स्टडी का काम क्या है कि वर्कर को कितना सारा रेस्ट देना चाहिए और कितने टाइम का रेस्ट देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक बिजनेस 4 बार रेस्ट देता है और एक रेस्ट का टाइम होता है 20 मिनट का, तो दैट इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। अगले वाले टेक्निक का नाम है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है? मेथड स्टडी का काम है फाइंडिंग वन बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द जॉब। काम को करने का जो बेस्ट मेथड है उसको ढूंढना। ठीक है, ये काम किसका? मेथड स्टडी का। उसके बाद है टाइम स्टडी। हम लोग जब हालसे रोवन करते हैं वहाँ पे टाइम अलाउड होता है ना। टाइम स्टडी का काम क्या है? टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम और एवरेज टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। टाइम स्टडी का काम क्या है कि काम को करने के लिए वर्कर को कितना टाइम देना चाहिए, यानी कि टाइम अलाउड कितना होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ से पता चलता है? टाइम स्टडी से। ठीक है, अगले वाले टेक्निक का नाम क्या है? मोशन स्टडी। ठीक है, नाम है मोशन स्टडी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? टू कट डाउन द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट। देखो यहाँ ये वाला और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये दोनों लगभग सेम ही प्रिंसिपल है। मोशन स्टडी क्या कहता है कि वर्कर 2 तरीके का मूवमेंट करता है। एक होता है प्रोडक्टिव, एक काम का,
और एक होता है अनप्रोडक्टिव मतलब बिना काम का। तो अनप्रोडक्टिव मोशन को क्या कर देना चाहिए, कट डाउन कर देना चाहिए, ताकि उसका जितना भी काम हो वो क्या हो, प्रोडक्टिव हो। उससे टाइम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेव होगा। सो मोशन स्टडी कहता है कि कट डाउन द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट। वर्कर का जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो क्या हो, कट डाउन कर देना चाहिए, मतलब उसको रिड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, अगले वाले टेक्निक का नाम क्या है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या कहता है, टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट अ मिनिमम कॉस्ट। वर्क स्टडी का मतलब होता है कि वर्कर को जो काम दिया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से क्या करना, स्टडी करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाए कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, अगले वाले प्रिंसिपल का नाम क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये हम लोग कॉस्टिंग में भी पढ़े हैं। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या बोला गया है, इसमें टेलर कहता है कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको हायर पीस रेट देना चाहिए और इनएफिशिएंट को क्या देना चाहिए, लोअर पीस रेट। सो पेमेंट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर विथ डिफरेंट रेट्स, माने एफिशिएंट वर्कर को अलग रेट से पैसा देना चाहिए और इनएफिशिएंट को अलग रेट से पैसा देना चाहिए। अगला 10 नंबर वाला टेक्निक्स कहता है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन ये प्रिंसिपल का मतलब क्या, देखो बिजनेस में दो ग्रुप होता है, एक होता है मैनेजर का ग्रुप मतलब एम्प्लॉयर का ग्रुप, और एक किसका होता है, एम्प्लॉय का ग्रुप। अब एम्प्लॉयर हमेशा ये सोचता है कि ये ज़्यादा पैसा देता है और काम क्या करता है, एम्प्लॉय कम। वही एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैनेजर हमसे ज़्यादा काम करवा लेता है और पैसा क्या देता है, कम। सो मेंटल रिवोल्यूशन वाला टेक्निक्स कहता है कि दोनों का मेंटेलिटी एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। सो चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ द वर्कर एंड मैनेजर फॉर ईच अदर, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो थिंकिंग है वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। डिफरेंस बिटवीन टेलर एंड फ्यूल। ठीक है, अच्छा टाइम और मोशन का डिफरेंस एक बार देख लेना, और टेलर और फ्यूल का डिफरेंस है ना। वी कैन कंपेयर द टेलर एंड फ्यूल ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा यहाँ पे कोई कंपैरिजन फिलहाल तो मिला नहीं, चलो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट है इस पूरे के पूरे चैप्टर्स का। ठीक है, इस चीज़ को एक दो बार और अच्छे से रिवाइज